सोचिए, कैरेबियन में एक जन्नत जैसा द्वीप जिसकी जमीन के नीचे बेहद अंधेरे राज दफन हैं। ये कहानी है लिटिल सेंट जेम्स की। एक ऐसा नाम जो आज खौफ और एक बहुत बड़े अपराध का दूसरा नाम बन चुका है। तो ये जो खूबसूरत द्वीप है, ये अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा है। करीब 70 एकड़ में फैला हुआ, चारों तरफ नीला समंदर और सुनहरी रेत। लेकिन इसकी ये खूबसूरती एक भयानक सच्चाई को छुपाए हुए थी। वहां के स्थानीय लोग इसे एक ऐसे नाम से जानते थे जो इसके काले सच को बताता था, पीडोफाइल आइलैंड। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक निजी जन्नत भ्रष्टाचार और यौन हिंसा का इतना बड़ा वैश्विक प्रतीक कैसे बन गई। चलिए इस द्वीप के काले इतिहास की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स के बारे में जानना होगा जिसने इस द्वीप को अपनी भयानक पहचान दी, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन का सफर एक स्कूल टीचर के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उसने फाइनेंस की दुनिया में छलांग लगा दी। 1988 आते-आते उसकी अपनी कंपनी थी, लेकिन उसकी बेईमानी के निशान शुरू से ही दिख रहे हैं। 1993 में उसका नाम एक बड़ी पॉन्जी स्कीम में आया, मतलब एक ऐसी धोखाधड़ी जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुरानों को झूठा रिटर्न दिया जाता है। और फिर 1996 में उस पर यौन शोषण का पहला आरोप लगा। और उसकी दौलत, वो तो चौंकाने वाली थी। जब उसकी मौत हुई उस समय एप्स्टीन की संपत्ति लगभग $600 मिलियन आकी गई थी। इसी बेहिसाब पैसे और ऊंचे रसूख का इस्तेमाल वो अपने अपराधों पर पर्दा डालने और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करता था। 2005 में एप्स्टीन पहली बार बड़ी कानूनी मुसीबत में फंसा और फिर जल्द ही 50 से ज्यादा पीड़ितों ने उस पर आरोप लगाए। इसके बावजूद 2008 में उसने एक हैरान कर देने वाला सौदा किया जिसे स्वीट हार्ट डील भी कहा गया। उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, जिसमें से ज्यादातर वक्त वो काम के लिए बाहर रहता था। इतनी नरम सजा ने तब कई लोगों को हैरान कर दिया था। फिर सालों बाद 2019 में उसे आखिरकार नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू होता, वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन इसके साथ ही न्याय की उम्मीद भी अधूरी रह गई और पीछे छूट गए अनगिनत सवाल। चलिए अब वापस उस द्वीप पर चलते हैं और देखते हैं कि एप्स्टीन ने उस जन्नत जैसी जगह में आखिर बना क्या रखा था। देखिए, ये कोई आम द्वीप नहीं था। यहाँ एक आलीशान मेन घर था, मेहमानों के लिए अलग कॉटेज, कई सारे स्विमिंग पूल, अपना खुद का डॉक और यहाँ तक कि एक निजी टेलीकॉम टावर भी था। मतलब ये दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ एक आत्मनिर्भर और रहस्यमय किला था। लेकिन इन सब के बीच दो इमारतें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थीं और बेहद अजीब थीं। एक तो एक बहुत बड़ा सनडायल और दूसरी एक नीली धारियों वाली इमारत जिसे लोग मंदिर कहते थे। इनके असली मकसद क्या थे, ये आज भी सिर्फ अटकलों का ही विषय है। एक रिपोर्ट का ये छोटा सा हिस्सा इस द्वीप की दोहरी हकीकत को उजागर करता है। मतलब बाहर से दिखने वाली आलीशान इमारतों के अंदर असल में क्या होता था, ये उसकी एक डरावनी झलक देता है। अब हम इस कहानी के सबसे मुश्किल और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं। उस द्वीप पर असल में होता क्या था? एप्स्टीन और उसकी साथी घिस्लिन मैक्सवेल एक पूरा सिस्टम चला रहे थे। वो कम उम्र की जरूरतमंद लड़कियों को अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर फंसाते, उन्हें इस सुनसान द्वीप पर लाते और फिर उन्हें डरा धमकाकर अपने और अपने ताकतवर दोस्तों के साथ घिनौने कामों के लिए मजबूर करते थे। और जानते हैं, ये सब बहुत पहले शुरू हो चुका था। 1996 में एप्स्टीन के द्वीप खरीदने से भी 2 साल पहले मारिया फार्मर नाम की एक पीड़िता ने FBI को सब कुछ बताया था। लेकिन उसकी बात पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब शुरुआती चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। वर्जीनिया गिफ्रे जैसे पीड़ितों के आरोपों ने इस नेटवर्क की गहराई को दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे शक्तिशाली लोगों पर सीधे सीधे आरोप लगाए और द्वीप पर होने वाले सामूहिक दुर्व्यवहार का दर्दनाक ब्यौरा भी दिया। एप्स्टीन की मौत के बाद इस मामले से जुड़े रहस्यों और फाइलों को पब्लिक करने के लिए एक लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। एप्स्टीन की मौत के फौरन बाद FBI ने द्वीप पर छापा मारा। फिर अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स की सरकार ने उसकी संपत्ति पर मुकदमा कर दिया। और आखिरकार सालों के दबाव के बाद एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत
लाखों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इन फाइलों ने कई शक्तिशाली लोगों के दोहरे चेहरों को बेनकाब कर दिया। मिसाल के तौर पर हॉवर्ड लिटनिक, जिन्होंने पब्लिक में तो एप्स्टीन से नफरत करने का दावा किया था, लेकिन फाइलों से पता चला कि उन्होंने 2012 में एप्स्टीन से मिलने की योजना बनाई थी। ये विरोधाभास दिखाता है कि सच कितना गहरा दबा हुआ था। लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। जो दस्तावेज जारी किए गए हैं उनमें से लगभग 40% में बहुत ज्यादा काटछाट की गई है और 20% फाइलें तो अब भी पूरी तरह से सीलबंद हैं। आलोचकों का मानना है कि सबसे बड़े राज अभी पर्दे के पीछे ही हैं। तो अब आते हैं आखिरी अध्याय पर। उस द्वीप का क्या हुआ और ये कहानी अब भी अधूरी क्यों है? साल 2023 में इस कुख्यात द्वीप को अरबपति स्टीवन डिकॉफ ने लगभग $60 मिलियन में खरीद लिया। अच्छी बात ये रही कि इस बिक्री से मिले पैसों का एक हिस्सा एप्स्टीन के पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर दिया गया। डिकॉफ ने यहाँ एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की योजना की घोषणा की है। लेकिन आज तक वहां कोई बड़ा निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। वो द्वीप काफी हद तक वैसा ही वीरान पड़ा है, अपने भयानक अतीत का एक खामोश स्मारक, एक ऐसी कहानी का गवाह जो अभी खत्म नहीं हुई है। तो जब लाखों पन्ने अभी भी छिपे हुए हैं, सवाल जस का तस बना हुआ है, इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था और क्या इस मामले की पूरी सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? एप्स्टीन तो जा चुका है, लेकिन न्याय और जवाबदेही की लड़ाई आज भी जारी है।